हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये पेपर जो है वो कानपुर यूनिवर्सिटी का एमए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर थर्ड है और आपके पेपर का नेम है जेंडर स्टडी। दोस्तों, आप लोग के मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम इस पूरे पेपर को कवर करा दीजिए। मैं जानती हूँ कि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया ये पेपर लाने में, लेकिन यकीन कीजिए कि मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ कि जो मैं 2 से 3 वीडियो मैं लाऊंगी अधिकतम 1-1 घंटे के, आप इनको देख लीजिएगा। उसके बाद आप खुद कमेंट करिएगा पेपर देने के बाद कि आपका पेपर कैसा हुआ। अगर आपके 70 से 80% क्वेश्चन ना आए तब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नहीं मैम पेपर बहुत कठिन आया था, बाहर से आ गया था। देखिए, आपको 100 में 75 क्वेश्चन करने होते हैं और अगर 70 से 80% क्वेश्चन आ जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि पेपर आपका खराब कहलाएगा। आप इनको भरोसा करके देख लीजिएगा। मैंने एक एक यूनिट इसमें कवर करी है। आप पहले सिलेबस देख लीजिए, मैंने उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। फिर आप उसको नोट करके देखिएगा कि आपका कोई भी पॉइंट छूट रहा है, एक भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। यूनिट वाइज मैंने एक एक टॉपिक इसमें कवर किया है, सारे एमसीक्यूज रखे हैं, कम से कम 400 से ज़्यादा, 450 से ज़्यादा एमसीक्यूज है। आप 2-3 दिन में आराम से कवर कर सकते हैं क्योंकि एक ही 1 घंटे का वीडियो है और आपके पेपर में गैप भी दिया हुआ है। शायद 16 को है, उसके बाद 18 को पेपर है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, पेपर आपका एकदम बिंदास होगा। चलिए, यूनिट के अकॉर्डिंग हम लोग अपना सिलेबस को कवर करते हुए सारे क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखिए, आपकी यूनिट फर्स्ट है जो आपको पढ़नी है। देखिए, मैंने स्टार्टिंग के कुछ लगभग 10 से 15 मिनट थोड़ी सी थ्योरी है, आप इसको पहले देख लीजिए जिससे आपको समझ आ जाए कि एमसीक्यूज आप फिर आराम से कर लेंगे। देखिए, एमसीक्यूज बहुत है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, फिर एमसीक्यूज हैं, फिर कहीं बीच में थ्योरी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन थोड़ी सी थ्योरी आप इसको देख ले तो आपको फिर समझ आ जाएगी सारी चीजें कि कैसी हैं। फर्स्ट नंबर पे जो थ्योरी आपको पढ़नी है वो पढ़नी है, नारीवाद शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था। किसने गढ़ा था? चार्ल्स फोरियर ने। ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक है, आदर्शवादी समाजवादी के समर्थक हैं। फिर आता है, नारीवाद जो शब्द है वो फ्रांसीसी शब्द फेमिनिज्म से लिया गया है। ये 1890 के दशक में लोकप्रिय हुआ था। फिर नारीवाद क्या है या नारीवादी आंदोलन को आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो जो नारीवाद आंदोलन है या नारीवाद जो शब्द है, इसका मेनली मतलब ये था कि पुरुष और स्त्री के बीच में जो हम लोग के समाज में पहले असमानता थी, जैसे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति में अधिकार नहीं था, लिंग आधारित बहुत सारे भेदभाव होते थे उनके साथ। श्रम के आधार पे, जैसे कि कोई काम कर रहा है तो महिलाओं को कम वेतन देते थे, पुरुषों को ज्यादा देते थे। तो इन सब चीजों को खत्म करने के लिए एक आंदोलन हुआ, उन्हीं आंदोलन को हम लोग कहते हैं नारीवादी आंदोलन। जिसके बाद महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, संपत्ति में अधिकार मिला, बहुत सारे बेनिफिट हुए थे। यही आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, यानी पूरे पेपर में आपको इसी तरह की चीजें पढ़नी है। अब आता है नारीवाद के लिए मेनली जो इतिहास है नारीवाद आंदोलन का, उसको 3 लहरों में बांटा गया है। मेनली कहीं कहीं आपको 4 भी मिल जाती हैं, लेकिन मेनली इसमें 3 ही पेपर में ज्यादा पूछी जाती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। जो पहली लहर है वो 19 से 20वीं सदी की शुरुआत में आई थी। इसमें मेनली औरतों के लिए मतदान पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि किस लहर में महिलाओं के मतदान को अधिक फोकस किया गया था, तो आप क्या कहेंगे? पहली लहर। अब इसके समर्थक देख लीजिए, ये तीनों नाम आप याद कर लीजिएगा, इसके अलावा बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए, कब या तो एग्जामिनर इस मूड में हो कि भाई हमें पेपर बहुत कठिन बताना है, बच्चे हाई हाई करने लगे, तो वो कठिन बना देगा। लेकिन अगर उसको ऐसा करना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएगा तो क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएंगे। अब जो आपकी पहली लहर है उसके मुख्य उद्देश्य क्या था? मतदान का अधिकार, वोट देने का अधिकार महिलाओं के लिए, समान नागरिक अधिकार, जो अधिकार पुरुषों के पास है वही महिलाओं के पास हो। अब आती है आपकी सेकेंड लहर, जिसे महिला मुक्ति आंदोलन को संदर्भित करता है। ये 1960 के दशक में शुरू हुई थी। इसमें महिलाओं के कानूनी, सांस्कृतिक और सामाजिक समानता से संबंधित थी। पहली लहर किससे थी? सिर्फ महिलाओं के वोट से संबंधित थी। लेकिन जो दूसरी आई उसमें महिलाओं के लिए जो कानून थे, सांस्कृतिक और सामाजिक समानता पे ज्यादा फोकस किया गया। नारीवाद की जो दूसरी लहर है उसके जनक कौन है? आप नाम पढ़ लीजिए, बेट्टी फ्रीडन। बहुत पूछा जाता है, इनको याद रख लीजिएगा। इन्होंने अपनी पुस्तक द फेमिनिन मिस्टिक में के माध्यम से गृहिणी की भूमिका तक सीमित महिलाओं की अनकही समस्या को सामने रखा। मतलब कि आपने जनरली आदमियों के मुंह से सुना होगा, घर में काम ही क्या होता है, सिर्फ खाना बनाना होता है, झाड़ू पोछा बर्तन करना होता है, बस आराम से रहो। लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से महिलाओं की बहुत सारी समस्याओं को सामने रखा कि उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नारीवाद की जो दूसरी लहर एक व्यापक आंदोलन था। ये मुख्य रूप से कार्यस्थल पे समानता,
प्रजनन अधिकारों, पारिवारिक भूमिकाओं और यौनिकता जैसे व्यापक मुद्दों पर लैंगिक समानता की मांग कर रहा था। अब इसके जो मेन पॉइंट है आप वो देख लीजिए। कार्यस्थल पर समानता, जैसे महिलाओं के लिए समान वेतन, नौकरी के अवसर, वित्तीय स्वतंत्रता की मांग की गई। किसमें? दूसरी लहर में। प्रजनन अधिकार, जैसे गर्भपात की सुविधा, गर्भ निरोधक तक पहुंच, अपनी देह पर अधिकार को प्रमुखता दी गई कि मेरी ही सहमति सब कुछ है। ये द्वितीय लहर में कहा गया था। थर्ड, घरेलू समानता, जैसे कि आपने देखा होगा पहले समय में पुरुष प्रधान समाज था, जो पुरुष कहे वही सही है, बाकी औरतें तो पागल होती हैं। घरेलू समानता जैसे सत्तात्मक ढांचे, घरेलू हिंसा, वैवाहिक बलात्कार और गृहिणी की रूढ़िवादी भूमिका को चुनौती दी गई। किसके माध्यम से? द्वितीय लहर में। आपका फोर्थ पॉइंट है कानूनी और सामाजिक सुधार, जैसे तलाक कानूनों में सुधार हुआ, बाल हिरासत और शिक्षा में समान अवसर के लिए संघर्ष किया गया। किसमें किया गया था? द्वितीय लहर में। अब देखिए, आपको द्वितीय लहर का ये बहुत ही फेमस नारा है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। कैसे पूछता है? व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। ये नारा किस लहर का है? तो आप कहेंगे सेकंड लहर का, जो दर्शाता है कि निजी जीवन के मुद्दे जैसे घरेलू काम भी राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के केंद्र में है। फिर आपको पढ़ना है द्वितीय लहर के ये 3 मेन है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। मेनली 3 ही आदमी पूछे जाते हैं, जितने मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे। ये 3 नाम ही ज्यादा पूछे जाते हैं कि ये किससे संबंधित है, तो द्वितीय लहर से। अब आपको देखना है वैचारिक विभाजन। इस दौर में उदारवादी और कट्टरपंथी नारीवाद का उदय हुआ था। फ्रेंड्स, आप इस उदारवादी और कट्टरपंथी नारीवाद का जो ये लैंग्वेज लिखी है, आप देखिए आपके सिलेबस में आपको साफ साफ दिया है कि आपको उदारवादी और कट्टरपंथी विचारधारा पढ़नी है। इसके अलावा भी एक दिया है मार्क्सवादी विचारधारा। महत्वपूर्ण आंदोलन, इस दौर में महिला मुक्ति आंदोलन का उदय हुआ, जिसने महिलाओं के व्यक्तिगत अनुभवों को राजनीतिक मुद्दा बनाया। संक्षेप में जो ये लहर है, घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की बराबरी और गरिमा के लिए लड़ी गई एक अहम लड़ाई थी, जो महिलाओं को न केवल कानूनी रूप से बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से समान स्तर में लाने के लिए लड़ी गई थी। अब आती है आपकी तीसरी लहर। नारीवाद की जो तीसरी लहर है, इनके जनक कौन है? रेबेका वॉकर, जिन्होंने 1992 में मिस मैगजीन में आई एम द थर्ड वेव लेख लिखकर इस आंदोलन को परिभाषित किया था। यह आंदोलन 1990 के दशक में रूढ़िवादी विचारधाराओं को चुनौती देने के लिए उभरा। ये लहर महिलाओं की विविधता, जैसे नस्ल, यौन अभिविन्यास, वर्ग को शामिल करती है, न कि केवल श्वेत और मध्यम वर्गीय महिलाओं तक। यानी कि द्वितीय लहर कहीं ना कहीं तक सिर्फ गोरी महिला, इसका मतलब ये हुआ श्वेत महिलाओं या मध्यम वर्गीय तक शामिल थी, लेकिन जो तृतीय वेव है इसमें सब लोगों को शामिल किया, सारे वर्गों की महिलाओं को, सारी नस्लों को, महिलाओं की जितनी भी नस्ल है सबको शामिल किया गया था। इसमें इंटरनेट और ब्लॉग का यूज भी किया गया था। देखिए, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं इस सब्जेक्ट में बिल्कुल पारंगत हासिल करके आई हूँ। मैं पहले पढ़ लेती हूँ, क्योंकि हर सब्जेक्ट किसी को नहीं आ सकता। मैं पहले आराम से पढ़ती हूँ, उसके बाद आपको पढ़ाती हूँ। कहीं भी कोई गलती हो, ह्यूमन नेचर है, हो सकती है, इतना याद नहीं होता, तो आप लोग आराम से देख लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी किसी भी चीज को। नारीवाद की तीसरी लहर के प्रमुख बिंदु क्या है? एक चीज और बता दूं, मेनली फोकस क्या होता है कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपके 70-80 नंबर आ जाए बहुत है। नारीवाद की तीसरी लहर के प्रमुख बिंदु क्या है? देखिए, इसके जनक कौन है आप पढ़ लीजिएगा। प्रमुख सिद्धांत, हाँ, ये नारीवाद की जो तीसरी लहर थी, इसमें 2 सिद्धांत बहुत मेन निकल के आए थे। पहला सिद्धांत था जूडिथ बटलर का। बटलर ने एक पुस्तक लिखी थी 1990 में, जेंडर ट्रबल। मेनली ये इसी नाम से फेमस है, बाकी ये पूरा नाम भी आप देख लीजिएगा, लेकिन मेनली कहीं भी आप देखेंगे तो जेंडर ट्रबल के नाम से ही पुस्तक आती है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा फेमिनिज्म एंड द सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी। इसमें 2 सिद्धांत बहुत फेमस है, एक नारीवादी का, दूसरा जो सिद्धांत है उनका वो है क्वीर सिद्धांत। ये बहुत ही फेमस सिद्धांत है। इसमें बटलर तर्क देते हैं कि लिंग जैविक नहीं है, बल्कि एक प्रदर्शनकारी सामाजिक संरचना है। लिंग व्यवहारों की पुनरावृत्ति से निर्मित होता है, न कि प्राकृतिक या स्थिर होता है। जेंडर ट्रबल की जो क्वीर थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने ही क्वीर थ्योरी की नींव रखी थी। देखिए, आपको जो इनका ये सिद्धांत है बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि मुझे भी लगा था। ये कहते हैं कि जो लिंग है वो जन्मजात नहीं होता, वो हमारे व्यवहार पर डिपेंड करता है, ये इन्होंने कहा था। अब ये कुछ इनके मेन पॉइंट वो आप देख लें। जेंडर ट्रबल के मुख्य पहलू: लिंग प्रदर्शनशीलता,
बटलर का सबसे महत्वपूर्ण तर्क है कि जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित होता है। उसके अनुसार हम स्त्री या पुरुष के रूप में पैदा नहीं होते, बल्कि समाज के सामने बार बार किए गए व्यवहारों, कपड़े या हाव भाव से जेंडर का निर्माण होता है। सामाजिक संरचना, जेंडर समाज द्वारा गढ़ी गई भूमिका है, ना कि जन्मजात। अब सेकंड सिद्धांत है, बहुत छोटा सा है, उसको भी आप देख लीजिए। ये किसने दिया था? किम्बर्ले क्रेंसॉ ने दिया था। 1989 में इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? अंतर संबंधता का सिद्धांत दिया था, जो ये दर्शाता है कि नस्ल, वर्ग और लिंग जैसी सामाजिक पहचानें कैसे आपस में मिलकर भेदभाव और उत्पीड़न को पैदा करती हैं। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अब आपसे पूछेगा कैसे क्वेश्चन, इसका मतलब प्रीवियस ईयर का है, वो मैंने आपको बताया। जुडिथ बटलर के अनुसार लिंग एक प्रदर्शन है, ना कि प्राकृतिक। अब पूछेगा क्या, ये तर्क किसने दिया है कि लिंग एक प्रदर्शन है, ना कि प्राकृतिक? किसने दिया बताइए? बटलर ने। अब हम लोग पढ़ते हैं, नारीवाद की प्रमुख लहरें हम लोगों ने पढ़ ली। अब देखिए 3 लहरें पढ़ी, इसके थोड़े से मैंने शॉर्ट फॉर्म में मेन पॉइंट लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, रिवीजन करने में बहुत इजी रहेगा। इसका ले लें और उसके बाद आप ये चौथी लहर इसका ले लें, तो आपको बहुत इजी वे में रिवीजन हो जाएगा आपका। देखिए चौथी लहर मेनली पूछी नहीं गई अभी तक, लेकिन चौथी लहर को बाद में लोगों ने माना कि जब इंटरनेट और एक मीटू आंदोलन 2010 के आसपास साथ आया था, उस समय इन लोगों ने चौथी लहर मानी है, जिसमें सोशल मीडिया के दौर में चौथी लहर की शुरुआत मानी जाती है। ये मेन आप देख लीजिएगा एक बार। दोस्तों अब मैंने आपको नारीवाद की जितनी भी 3 लहरें हैं मेनली जो पेपर में पूछी जाती है उनको अच्छे से बता दिया है, और चौथी लहर भी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दी है। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नारीवाद की प्रथम लहर का क्या उद्देश्य था? राइट आंसर है समान अधिकार। मैंने आपको प्रथम लहर में पढ़ाया था कि पहले पुरुषों को वोट देने का अधिकार था, लेकिन महिलाओं को नहीं था, इसलिए प्रथम लहर में किस पे फोकस किया गया था? महिलाओं के मताधिकार पे और समान नागरिक अधिकार, यानी जो अधिकार पुरुषों के पास हो वही महिलाओं के लिए अधिकार मांगे गए थे प्रथम लहर में, इसलिए राइट आंसर है समान अधिकार। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नारीवादी किसे कहा जाता है? पंडित रमाबाई को। फिर आपका अगला क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, भारत का पहला नारीवादी संगठन कौन सा है? तो भारतीय महिला संघ। इसकी स्थापना 1917 में मद्रास के अड्यार में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना में एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स, जीना राजा दास ने की थी। एनी बेसेंट को भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए अभी मैंने आपको नारीवाद के इतिहास की 3 लहरें पढ़ाई, मेनली चौथी भी है लेकिन आप 3 ज़्यादा याद रखिएगा। अब आपको पढ़ना है नारीवाद के प्रकार, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो लहर पढ़ाएंगे आप ऐसा मत सोचिएगा कि उसको सिलेबस उन्होंने खोल के नहीं दिया, उससे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए आपको उत्पत्ति और विकास है, तो विकास में ही आपकी लहर आती है, तीनों लहर मैंने आपको उत्पत्ति और विकास के अंतर्गत पढ़ा दी है। अब आपको ये दृष्टिकोण पढ़ने, उदारवादी, मार्क्सवादी, मौलिक और कट्टरपंथी, ये आपके आ जाते हैं नारीवाद के प्रकार में। तो अब ये आप देखिए प्रकार, नारीवाद के प्रकार, नारीवादी दृष्टिकोण के मुख्य प्रकारों के मुख्य बिंदु पहले आप शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए, फिर थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से लिखी है, आप आराम से देख लीजिएगा। जो उदारवादी नारीवाद है उसका मेन क्या था कि जितने भी महिलाओं में वो सुधार चाह रहे थे, जैसे धीमे धीमे चाह रहे थे कानूनी रूप से, वो ये नहीं चाह रहे थे कि हम क्रांति करें महिलाओं के लिए, नहीं, वो कानूनी सुधार चाह रहे थे कि कानून द्वारा सुधार किया जाए, वो कानूनी समानता चाह रहे थे, शिक्षा पे ध्यान दिया किसने? उदारवादी नारीवाद ने। फिर आता है आपका कट्टरपंथी नारीवाद। इन्होंने क्या किया, ये तो बिल्कुल इन्होंने कहा कि भाई पुरुष प्रधान समाज है, हम पुरुष का पूरा वर्चस्व ही उखाड़ फेंकेंगे समाज से। पितृसत्ता को जड़ से खत्म करने की इन्होंने मांग करी, किसने? कट्टरपंथी ने। इनका मानना था कि महिलाओं पे सबसे ज्यादा शोषण पुरुष कर रहे हैं, अगर पुरुषों का वर्चस्व खत्म हो जाए तो महिलाओं का शोषण ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है मार्क्सवादी। ये विचारधारा संबंधित थी आर्थिक शोषण विरोधी, ये विचारधारा थी। फिर आपकी अगली आती है समाजवादी नारीवाद। ये लैंगिक व आर्थिक समानता पे आधारित थी। देखिए ये की पॉइंट है, आप इनको रट लें। कैसे? कानूनी सुधार, कानूनी समानता, शिक्षा पे ध्यान, ये किससे संबंधित है? उदारवादी नारीवाद। पितृसत्ता को जड़ से खत्म करने की मांग किसने की? कट्टरपंथी ने। आर्थिक शोषण विरोधी मार्क्सवादी, लैंगिक व आर्थिक समानता समाजवादी नारीवाद।
अभी देखिए थोड़ी थ्योरी देख लीजिए उदारवादी नारीवाद की। उदार नारीवाद नारीवाद से जुड़ी आरंभिक विचारधारा है जो उदारवाद से जुड़ी मान्यताओं के आधार पर स्त्रियों के अधिकारों की वकालत करती है। ये विचारधारा क्रांति के विपरीत, मतलब ये क्रांति नहीं चाहती, ये चाहती है क्रमिक और कानूनिक सुधारों का समर्थन करती है। इससे जुड़े विचारक सार्वजनिक क्षेत्र में समानता का समर्थन करते हैं। एक प्रकार से ये सुधारवादी आंदोलन है कि कानूनी सुधारों, शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने पर जोर देता है। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके बाद मैं आपको ये खुद कह रही हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि यार जब तक 2-3 बार नहीं देखेंगे ना तो आपको ये नाम नहीं याद होंगे। आप इनको देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आएगा तो आप एक भी नहीं छोड़ के आएंगे। ये मैं कह रही हूँ, लेकिन जितना कह रही हूँ इतना आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आती है आपकी इस विचारधारा की क्वेश्चन, देखिए पूछे कैसे जाएंगे। ये विचारधारा मुख्य रूप से कानूनी सुधारों, समान अवसर और तर्क संगतता के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता स्थापित करने पे जोर देती थी। मतलब ये क्रांति नहीं चाह रही थी कि पुरुष और महिला के बीच जो समानता हो, यानी जो उनमें भेदभाव हो खत्म हो, लेकिन कानून के आधार पे। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उदारवादी नारीवाद के जनक कौन है, तो आप कहेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल को माना जाता है। इसके साथ ही ये पिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लीजिएगा। ये तीनों पॉइंट आप बहुत अच्छे से देखिएगा। फिर आपका आता है कट्टरपंथी या उग्रवादी नारीवाद, रेडिकल फेमिनिज्म। कट्टरपंथी जो नारीवाद समाज को मूल रूप से एक पितृसत्तात्मक यानी पुरुष वर्चस्व व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, जिसमें पुरुष महिलाओं पर हावी होते हैं और उनका शोषण करते हैं। कट्टरपंथी नारीवाद समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक व्यवस्था का कड़ा विरोध करता है। यह एक ऐसा विचारधारात्मक दृष्टिकोण है जो पितृसत्ता को महिलाओं के शोषण का मूल कारण मानता है और समाज से पितृसत्ता को जड़ से खत्म करना चाहता है। ये विचारधारा पितृसत्ता को समाप्त करने के लिए समाज की पूरी संरचना में आमूल चूल क्रांतिकारी बदलाव की मांग करता है। ये लिंग भूमिकाओं के उन्मूलन की वकालत करता है। कट्टरपंथी नारीवाद की जो अवधारणा है 1968 में द्वितीय लहर नारीवाद के दौरान न्यूयॉर्क रेडिकल विमेन नामक एक समूह से उभरी थी, जिसकी स्थापना किसने की थी, सुलामित फायरस्टोन ने। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट कर ले, क्योंकि 2-3 बार देखेंगे तभी आपको ये नाम याद होंगे, ये तो मैं कह रही हूँ आराम से। अब कट्टरपंथी जो नारीवाद है उसके प्रमुख सिद्धांत है वो आप देख लीजिए। पितृसत्ता का उन्मूलन। कट्टरपंथी नारीवादियों का मानना है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था न कि केवल कानून महिलाओं के दमन के लिए भी जिम्मेदार है। यह एक पुरुष प्रधान समाज है जहां पुरुष महिलाओं पर नियंत्रण रखते हैं। सेकंड क्या है, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि द्वितीय लहर का ये नारा था और द्वितीय लहर के समय ही उदारवादी और कट्टरपंथी विचारधारा का जन्म हुआ था, उसी समय हुआ था। और ये उस समय का भी नारा है और ये नारा मेनली किसका है, कट्टरपंथी विचारधारा का। व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। यह इस बात पर जोर देता है कि महिलाओं की व्यक्तिगत समस्याएं जैसे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न व्यापक राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं का हिस्सा है। थर्ड पॉइंट है आपका लैंगिक भूमिकाओं का अंत। वे पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को सामाजिक रूप से निर्मित मानते हैं और इन्हें बदलने पर जोर देते हैं। ठीक है, अब आप उदारवादी नारीवाद से सोचेंगे कैसे ये भिन्न है। भाई उदारवादी और कट्टरपंथी में क्या मेनली अंतर है। उदारवादी जो नारीवाद है वो कानून में सुधार के माध्यम से समानता चाहते हैं, लेकिन जो कट्टरपंथी नारीवाद है वो समाज की संपूर्ण संरचना को ही बदलना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो पितृसत्तात्मक है यानी पुरुष का जो वर्चस्व है वो खत्म हो, तभी महिलाओं का शोषण खत्म होगा। संक्षेप में कट्टरपंथी जो नारीवाद है वो महिलाओं के लिए समानता सुनिश्चित करने के लिए पितृसत्तात्मक संरचना को पूर्ण उन्मूलन का आह्वान करता है। वो पूरा मतलब खत्म करने की मांग कर रहा है। अब आपकी जो थर्ड विचारधारा है जो आपके सिलेबस में दी गई है वो है मार्क्सवादी और समाजवादी नारीवाद। मार्क्सवादी जो नारीवाद है वो नारीवादी सिद्धांत की वह शाखा है जो पूंजीवाद को महिलाओं के दमन और उत्पीड़न का मुख्य कारण मानती है। ये मानती है कि पूंजीवादी व्यवस्था और पितृसत्तात्मक संरचना महिलाओं के शोषण के लिए जिम्मेदार है। ये निजी संपत्ति की समाप्ति और आर्थिक समानता पर जोर देती है। मार्क्सवादी नारीवाद के वैचारिक जनक कौन है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स माने जाते हैं। उन्होंने 19वीं सदी में तर्क दिया कि महिलाओं को उत्पीड़न पूंजीवादी व्यवस्था और निजी संपत्ति में निहित है। एंगल्स की बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली,
प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में परिवार में श्रम के विभाजन को महिलाओं की अधीनता का कारण बताया है। अब इसके मार्क्सवादी के जो मेन बिंदु हैं आप वो देख लीजिए। पॉइंट, उत्पीड़न का आर्थिक कारण। महिलाओं का उत्पीड़न केवल पितृसत्ता से ही नहीं बल्कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली से भी उत्पन्न होता है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है वो है अवैतनिक घरेलू श्रम। इसका मतलब है कि जो जनरली घर के सारे काम, जितने गृह कार्य होते हैं, बच्चों को पालना, खाना बनाना, बर्तन धुलना, ये सब महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता। इसका मतलब है पूंजीवाद द्वारा महिलाओं का शोषण किया जाता है अवैतनिक रूप से, यानी उनको कोई वेतन इसका नहीं मिलता, बस उनसे दिन भर काम कराया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो महिलाएं नौकरी नहीं करती हैं वो आर्थिक रूप से पूरी तरह से पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। अगला पॉइंट आपको पढ़ना है निजी संपत्ति का अंत। मार्क्सवादी जो नारीवादियों का मानना है कि वर्गहीन और राजविहीन समाज में ही महिलाओं की मुक्ति संभव है, जहां उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व ना हो। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, कोई लड़की है, उसके पिता जनरली जब उसकी शादी कर देते हैं तो फिर वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसको देते हैं? अपने लड़के को देते हैं, बेटी को नहीं देते। और जब उसकी शादी हो जाती है तो ससुराल में उसकी सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है? उसके आदमी की होती है। तो यही इसका मतलब है कि जो निजी संपत्ति हो वो खत्म हो, क्योंकि महिलाएं पूरी तरीके से पुरुषों पर ही निर्भर रहती हैं। भाई जनरली ससुराल में जाती हैं, ये सब कुछ मेरा है, तो उनका क्या है भाई? तो यही मतलब है, जहां उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व ना हो। नेक्स्ट आपका है श्रम शक्ति का प्रजनन। महिलाएं पूंजीवादी के लिए एक आरक्षित श्रम सेना के रूप में कार्य करती हैं जो सस्ते श्रम की आपूर्ति करती हैं। नेक्स्ट आपका बस अब खत्म, देखिए अब एमसीक्यूज आ गए आपके, बस लास्ट आपको ये लाइन देखनी है। कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने उत्पादन के साधनों पर पुरुषों के स्वामित्व और महिलाओं की आर्थिक निर्भरता के बीच संबंधों का विश्लेषण किया। संक्षेप में ये विचारधारा मानती है कि महिलाओं को न केवल पुरुषवादी मानसिकता से बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था के आर्थिक ढांचे को बदलकर मुक्त किया जा सकता है। अब चलिए अब हम लोग अपने एमसीक्यूज पर चलते हैं। कितने मिनट की थ्योरी हुई? लगभग 20 मिनट की थ्योरी हुई है, लेकिन इसके बाद ये गारंटी फिर से मैं आपको वीडियो में दे रही हूँ, कुछ 70 से 80% क्वेश्चन आप करके आएंगे। आपके जो नंबर है वो 70 से 80% जरूर आएंगे इस पेपर में, ये मैं कह रही हूँ। चलिए अब अपने हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उससे पहले क्वेश्चन इसमें है, जेंडर शब्द का संबंध किससे है? बताइए। ऑप्शन बी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमिकाओं से। कैसे? लोग कहते नहीं जेंडर, जैसे कि घर का काम महिलाएं करेंगी, बाहर का काम आदमी करेंगे, तो सामाजिक भूमिका का निर्धारण करता है जेंडर। नेक्स्ट आपका आता है, सेक्स और जेंडर में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन है, जेंडर स्टडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी, समाज में लैंगिक संबंधों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, जेंडर को सामाजिक निर्माण किसने कहा है? ऑप्शन बी, स्त्रीवादी विचारकों ने। फिर अगला क्वेश्चन है, कट्टरपंथी नारीवाद के अनुसार महिलाओं के दमन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन बी, मैंने आपको बताया भी था, पितृसत्ता। वो क्या कहता है कि जो पुरुष समाज, जो मतलब पुरुषों का वर्चस्व है, इसी के कारण महिलाओं का शोषण होता है। ये किसकी बात है? कट्टरपंथी विचारधारा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट्टरपंथी नारीवाद किस प्रक्रिया को समाप्त करने पर जोर देते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, पारंपरिक लैंगिक भूमिका को। वो चाहते हैं जो समाज में निर्मित पहले से पुरुष प्रधान समाज है वो पूरा खत्म कर दिया जाए, तभी महिलाओं का उत्थान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट्टरपंथी नारीवाद का दृष्टिकोण क्या है? सुधारवादी, क्रांतिकारी। क्या है? ऑप्शन बी, क्रांतिकारी। क्योंकि वे व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव चाहते थे, यानी पूरा जड़ से बदलाव चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत ही राजनैतिक है का नारा किस नारीवादी विचारधारा से जुड़ा है? देखिए आप बता पाएंगे, अगर आप थ्योरी ना पढ़ते तो आपको ये याद करना पड़ता, थ्योरी पढ़ लिए तो आप इजी वे में कर पाएंगे। बताइए। ऑप्शन सी, कट्टरपंथी नारीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कट्टरपंथी नारीवादियों ने समाज में किसे प्राथमिक शोषणकर्ता माना है? बताइए। ऑप्शन बी, पुरुषों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट्टरपंथी नारीवाद के संदर्भ में क्या सही नहीं है? बताइए। ऑप्शन डी, वे केवल आर्थिक समानता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये बिल्कुल बात गलत है, बाकी ये तीनों बात सही है, क्योंकि ये आर्थिक समानता पे कौन बात कर रहा था? मार्क्सवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कट्टरपंथी नारीवाद की आलोचना का केंद्र है? बताइए। परिवार, विवाह, यौनिकता, ये तीनों बातों का विरोध किया था इन्होंने। किसने? कट्टरपंथी ने। इसलिए ऑप्शन डी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस विचारक को समाजवादी नारीवादी माना जाता है? किसको माना जाता है समाजवादी? बताइए। ऑप्शन सी, मैंने ऊपर आपको बताया भी था, फ्रेडरिक एंगल्स। ऑप्शन सी एकदम सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुविषयक अध्ययन है जो इस बात की पड़ताल करता है कि लिंग और जैविक सेक्स से जुड़ी धारणाएं और अपेक्षाएं महिलाओं और पुरुषों के बारे में सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। ये किस में मतलब हम लोग अध्ययन करते हैं? लिंग अध्ययन। ऑप्शन सी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति के जैविक और शारीरिक विशेषताओं को संदर्भित करता है? बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? सेक्स। जो आपका सेक्स है वो किसी व्यक्ति के जैविक और शारीरिक विशेषताओं को संदर्भित करता है। इसको पढ़ लीजिएगा, आपको आराम से संबंधित आ जाएगा कि सेक्स और लिंग में क्या अंतर है। सेक्स किसी व्यक्ति के जैविक और शारीरिक विशेषताओं जैसे गुणसूत्र, हार्मोन और शारीरिक संरचना को संदर्भित करता है, जबकि लिंग सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित भूमिकाओं और इसकी पहचान को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? महिलाओं व पुरुषों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक भेद किसके द्वारा हम लोग करते हैं? लिंग के द्वारा। जैसे कि साड़ी जनरली लोगों की विचारधारा ये है कि अगर कोई साड़ी पहने है तो वो औरत ही होगी, खाना बना रही है, खाना कोई बना रहा है तो वो औरत ही होगी, ऐसी मतलब विचारधारा है। लिंग से लोग ऐसा भूमिका का एक तरह से आप समझिए क्या ही है, लेकिन पढ़ना तो है ये आपको अब ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक पहचान शब्द मूल रूप से किसके द्वारा गढ़ा गया है? बताइए। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के विकास का एक मापदंड है? ऑप्शन बी, लैंगिक सशक्तिकरण उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, समानता। अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए अधिनियमित कानूनों का चयन कीजिए। विशेष विवाह अधिनियम 1955, दहेज निषेध अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ऑप्शन डी, तीनों है। ये याद कर लीजिएगा सन इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक? ऑप्शन डी, क्योंकि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम का लैंगिक विभाजन ये दर्शाता है कि, बताइए क्या दर्शाता है? ऑप्शन बी, पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन तय करने का कार्य करता है श्रम का लैंगिक विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला या पुरुष जो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास रखता हो, ये परिभाषा बताइए किसने दी है? किसने दी है? नारीवाद। नारीवाद क्या चाह रहा था? जो पुरुष और महिलाएं उनके जितने भी अधिकार हैं वो सब बराबर हो, ऐसा ना हो पुरुषों के पास कुछ ज़्यादा हो, महिलाओं के पास कम हो, महिला पुरुषों में समान अधिकार हो, समान अवसर हो, सब कुछ वो समानता चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान वेतन अधिनियम का तात्पर्य क्या है? बताइए। उसका तात्पर्य है कानून के अनुसार समान काम के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान वेतन दिया जाए। आपका मन हो आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम चारों ऑप्शन मत पढ़ा करिए, सिर्फ सही वाला बताया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी अधिक है? बताइए। ऑप्शन डी, स्वीडन और अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वे मान्यताएं हैं, मतलब यहाँ पे कुछ आएगा, बताइए क्या आएगा? ये वे मान्यताएं हैं जो लोगों के मन में पुरुषों और महिलाओं की विशेषताओं और लक्षणों के बारे में होती हैं। बताइए क्या? डी, लिंग रूढ़िवादिता। इसको फिर से पढ़ लीजिए। लिंग रूढ़िवादिता वे मान्यताएं हैं जो लोगों के मन में पुरुषों और महिलाओं की विशेषताओं और लक्षणों के बारे में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, वह पुरुष या महिला जो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है। बताइए क्या होगा? नारीवाद। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अधिनियम जो समान काम के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन प्रदान करता है, कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ये पुरुषों और महिलाओं के श्रमिकों को समान पारिश्रमिक के भुगतान के लिए और रोजगार में लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करता है, क्योंकि आपने देखा होगा पहले श्रम में पुरुषों को अधिक रुपए देते थे, महिलाओं को कम देते थे, तो ये इसके द्वारा वो जो भेदभाव को था समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शब्द ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जिसकी व्यक्तिगत पहचान या लिंग की भावना जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाती या लिंग संबंधी रूढ़ियों के अनुरूप नहीं होती। बताइए। यौन अभिविन्यास भिन्न भिन्न होता है और यह लिंग पहचान पर निर्भर नहीं करता।
इसका राइट आंसर है ट्रांसजेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवाद की पहली लहर मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित थी। बताइए। महिलाओं के मतदान से। मैंने ऊपर आपको बताया है कि थ्योरी अगर आप पढ़ लें, फिर ये जितने भी आपके पास 50-60 MCQs हैं यूनिट फर्स्ट के, वो आप आराम से कर लेंगे। इसलिए पहले प्लीज़ 20 मिनट की थ्योरी देख के आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दार्शनिक सिमोन डी बोवायर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, उदारवादी नारीवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवाद के किस संप्रदाय के अनुसार एक सामाजिक समूह के रूप में महिलाओं का उत्पीड़न पूंजीवाद से जुड़ी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं का परिणाम है? ऑप्शन डी, मार्क्सवादी। बिल्कुल सही आंसर। देखिए, जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो मेनली, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि वो पूंजीवाद कहीं लिख के आ जाए अगर आपके पास, जैसे आर्थिक समानता या पूंजीवाद, तो आप तुरंत मार्क्सवादी को टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्होंने मातृत्व का पुनरुत्थान लिखा है, मतलब ये किसने ये पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है बताइए? ऑप्शन बी, एनसी ने लिखी है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति ही लैंगिक भूमिकाओं का निर्धारक है, किसने ये मत व्यक्त किया है? या आपसे पूछ सकता है कि दोनों लैंग्वेज आई है प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसका आंसर सेम ही है। निम्नलिखित में से कौन लिंग भूमिकाओं के निर्धारक के रूप में संस्कृति को मानते हैं? ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, एन ओकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलकॉट पार्सन्स के अनुसार परिवार में महिला की भूमिका यह है कि? ऑप्शन बी, अर्थपूर्ण है, एक्सप्रेसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिक नारीवाद लिंग को निम्नलिखित संदर्भों में देखता है? ऑप्शन डी, प्रवचन। अब आप देखिए, उत्तर आधुनिक नारीवाद के अनुसार लिंग कोई स्थिर या जैविक सत्य नहीं है, बल्कि ये प्रवचन और भाषा के माध्यम से निर्मित होता है। ये उत्तर आधुनिक जो नारीवाद विचारधारा थी, सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है पेपरों में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है कि प्रवचन के आधार पे कौन कहता है लिंग का निर्धारण करता है? उत्तर आधुनिक नारीवाद। फ्रेंड्स, आप ये वाली लैंग्वेज को भी थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। मैं ये नहीं करी इससे क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने इसको आराम से आपको समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म एक लैंगिक संस्था है, ऐसा किसने कहा है? बताइए किसने कहा है? ऑप्शन डी, माइकल किमेल ने कहा है। माइकल किमेल एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने ये तर्क दिया है कि धर्म एक लैंगिक संस्था है। उनका मानना है कि धार्मिक संस्थाएं अक्सर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग भूमिकाएं और नियम बनाती हैं, समाज में लैंगिक असमानता को प्रभावित करती हैं। इन्होंने मतलब धर्म एक लैंगिक संस्था क्यों कहा है? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिर है, उसमें कह देते हैं महिलाओं का जाना मना है, वहाँ से पुरुष ही जाएंगे, ऐसा होता है। इसलिए मतलब सिर्फ पढ़ाने के लिए कह रही हूँ, मेरी खुद की कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन समझाना है तो आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का पालन पोषण करना है, ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लिंग भूमिका। बच्चों का पालन पोषण जैसे भोजन देना, शिक्षा देना, देखभाल करना जैविक रूप से केवल ये एक लिंग तक सीमित नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है, पुरुष महिला कोई भी कर सकता है, इसलिए इसे लिंग भूमिका के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? बताइए, लिंग के आधार पर मतलब कोई भेदभाव ना हो, ये किस अनुच्छेद का है? आर्टिकल आपका 15। जो आर्टिकल 15 है वो लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एनसीडब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? बताइए। एनसीडब्ल्यू का पूरा नाम है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ऑप्शन सी एकदम सही है। श्रम विभाजन का सबसे बुनियादी तरीका क्या है? श्रम विभाजन का, लोग लिंग के आधार पर श्रम विभाजन करते हैं, पुरुष को ज्यादा पैसा, महिलाओं को कम पैसा, ऐसा लोगों का मानना होता है। ऑप्शन सी, लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवादी इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 4। क्योंकि आप जितने देखिए, अगर आप पिछला इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें 3 ही है, लेकिन अगर आप इस समय का देखेंगे तो 4 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति राजनीतिक है, नारे को निम्नलिखित द्वारा उजागर किया गया है, किसके द्वारा? मैंने आपको ऊपर पढ़ाया भी है, द्वितीय लहर। द्वितीय लहर के कट्टरपंथी विचारधारा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, द्वितीय लहर नारीवाद में प्रमुख भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए आपका एकदम सही है, बेटी फ्रीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी नारीवाद की उत्पत्ति का संदर्भ निम्नलिखित के कार्यों में देखा जा सकता है, बताइए किसके? ऑप्शन फर्स्ट,
मार्क्सवादी नारीवाद की वैचारिक नींव मुख्य रूप से फ्रेडरिक एंगल्स की प्रसिद्ध कृति कौन सी थी? द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, 1884 में इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति किसने लिखा है? बताइए। ऑप्शन फर्स्ट, फ्रेडरिक एंगल्स। कब लिखा था? 1884 में। यही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है ना, बस इसी का हिंदी वर्जन है ये, जो आप सोचिए क्या बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषवादी मूल्यों पर आधारित महिला मुक्ति का एक मॉडल प्रस्तुत करना की आलोचना किसने की? बताइए किसने की? ऑप्शन बी, मार्क्सवादी और उदारवादी विचारधारा पे आधारित जो कट्टरपंथी नारीवाद था, उसने पुरुषवादी जो मूल्य थे उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना करी थी, यानी कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था की आलोचना करी थी। ऑप्शन बी एकदम सही है। देखिए थोड़े से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसका जो इंग्लिश वर्जन अगर मिल जाए तो इजी पड़ जाता है, इसलिए मैंने इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे लिखा है। जनरली आपको सारे क्वेश्चन हिंदी में ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नारीवाद पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान अधिकारों से संबंधित है। कौन सा? उदारवादी। ऑप्शन फर्स्ट। उदारवादी बहुत उदार विचार के थे ना, इसलिए आप समझिएगा उदारवादी, उदार विचारों के। वो चाह रहे थे लड़ाई ना हो, क्रांति ना हो, बस लेकिन समान अधिकार मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के नारीवाद ने प्रबोधन के मूल्यों की आलोचना की थी? किसने? ऑप्शन डी, पोस्ट मॉडर्न विचारधारा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन इज नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमेन। ये कथन किसने दिया है? हिंदी में देख लीजिए इसका मतलब क्या है। कोई स्त्री जन्म से नहीं होती बल्कि स्त्री बनती है। ये किसने कहा है? ऑप्शन बी, सिमोन डी बोवायर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिबरल फेमिनिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी, कानून और शिक्षा द्वारा समानता, यानी उदारवादी विचारधारा है ये आपकी। ये बताइए कौन सी विचारधारा है? आंसर देख क्या बताइए। ये वर्ग और उत्पादन संबंध दिखा रहा है, बताइए कौन सी है? ये मार्क्सवादी विचारधारा है। ऑप्शन सी, पूंजीवादी, वर्ग और उत्पादन संबंध से संबंधित है। कौन सी विचारधारा? मार्क्सवादी विचारधारा। अब आपकी आती है कौन सी? रेडिकल फेमिनिज्म। कौन सी है ये बताइए? पितृसत्तात्मक। ऑप्शन बी एकदम सही है। रेडिकल फेमिनिज्म किसे महिलाओं के शोषण का मूल कारण मानता था? ऑप्शन बी, पितृसत्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर सर्वे का अर्थ बताइए क्या है? लैंगिक स्थिति का सर्वेक्षण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पैट्रियार्की का अर्थ बताइए क्या है? ऑप्शन बी, पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लिबरल फेमिनिज्म किस बात पर अधिक जोर देता था? ऑप्शन फर्स्ट, समान अवसर पर। अब नेक्स्ट बताइए, जो आपकी मार्क्सवादी विचारधारा थी नारीवाद में, उसके अनुसार महिलाओं का शोषण किससे जुड़ा था? ऑप्शन बी, पूंजीवाद और निजी संपत्ति से। मार्क्सवादी विचारधारा जब भी आपको आएगी तो आपको पूंजीवादी, संपत्ति, उत्पादन के साधन, इस टाइप पे आंसर टिक करना है। और जब भी आपको रेडिकल यानी कि कट्टरपंथी विचारधारा, तो उस पर आपको टिक करना है पितृसत्तात्मक। और जो उदारवादी थे तो बहुत ही उदार थे, वो क्रांति नहीं चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि बस कानून नियम बन जाए, उनके द्वारा समान अवसर मिल जाए महिलाओं को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रेडिकल फेमिनिज्म किसका विरोध करता था? ऑप्शन बी, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमिनिज्म का मूल उद्देश्य बताइए क्या था? नारीवाद का जो मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी, महिलाओं की समानता और अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर इक्वालिटी का अर्थ बताइए क्या है? समान अवसर और समान अधिकार। ये थी आपकी यूनिट फर्स्ट। अब आती है आपकी यूनिट सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लीजिए आपको क्या पढ़ना है यूनिट सेकंड में। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इन सबको आपको पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग अपने यूनिट सेकंड के क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब, इस यूनिट का पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय ने। 1815 में राजा राम मोहन राय ने 8वीं सभा की स्थापना की, जो आगे चल के 1828 में ब्रह्म समाज बना था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं, तो आप टिक करेंगे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में की थी। ये हिंदू धर्म के भीतर एकेश्वरवादी यानी एक ईश्वर में विश्वास करने वाला
आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य था मूर्ति पूजा का विरोध करना, जाति पात और छुआछूत मतलब विरोध इन्होंने किया था। अंधविश्वास किसने किया था? ब्रह्म समाज ने। देखिए मैंने आपको अभी ऊपर बताया ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। अब चलिए आप इसका आंसर बताइए। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828। ऑप्शन बी एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? ऑप्शन फर्स्ट राजा राम मोहन राय। जब भी सती प्रथा का आपसे पूछे आप बिना सोचे समझे राजा राम मोहन राय टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? बॉम्बे में ही। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी 1875 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज का नारा क्या था? ऑप्शन बी वेदों की ओर लौटो। ये ऐसे ही पूछ सकता है कि वेदों की ओर जो लौटो नारा है वो किसने दिया, तो आप कहेंगे आर्य समाज ने, महर्षि दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन फर्स्ट ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विडो रीमैरिज एक्ट कब पारित हुआ था? 1856 में। विधवा पुनर्विवाह। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल विवाह निषेध से संबंधित जो शारदा अधिनियम था वो कब आया? ऑप्शन सी 1929 में। 1929 में जो शारदा एक्ट आया इसमें बाल विवाह को बताया गया कि कानूनी अपराध है। इसमें लड़कियों की उम्र 14 साल करी गई थी और लड़कों की 18 साल न्यूनतम आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य क्या था? महिलाओं की शिक्षा, कुरीतियों का अंत, महिला उत्थान। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मो समाज ने विशेष रूप से किसके विरुद्ध कार्य किया था? पर्दा प्रथा, सती प्रथा, शिक्षा, जाति। बताइए, मैंने भी आपको ऊपर बताया था ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय का नाम आए तो आप बिना सोचे समझे सती प्रथा में टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज ने विशेष रूप से किस बात पे जोर दिया था? महिला शिक्षा, विधवा विवाह या सामाजिक सुधार? किसमें दिया था? ऑप्शन डी सभी पे। एक चीज और देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन में भी अगर आप पे सभी आ जाता तो आप सती प्रथा, शिक्षा, पर्दा प्रथा और सभी होता तो आप फिर सभी टिक करते, क्योंकि इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो सती प्रथा पे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका मुख्यतः क्या थी? सक्रिय और प्रेरणादायक। ये थी आपकी यूनिट सेकेंड। अब आती है यूनिट थर्ड। इसमें आपको क्या पढ़ना है? भारत में स्वतंत्रता से पूर्व महिलाओं की शिक्षा, जिसमें आपको पंडित रमाबाई को मेनली पढ़ना है। उनके सारे पॉइंट आपको रटे होने चाहिए, डी.के. कर्वे के बारे में और भी जितने मेन है उन लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से इस यूनिट को कवर किया है, बस आप वीडियो को 2-3 बार देखिए और पेपर को बिंदास करके आइए। चलिए यूनिट थर्ड में देखते हैं, आपको क्वेश्चंस देखते हैं सारे। पंडित रमाबाई किस क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध थी? बताइए। महिला शिक्षा और समाज सुधार में। ऑप्शन फर्स्ट एकदम करेक्ट है। पंडित रमाबाई ने किस संस्था की स्थापना की थी? शारदा सदन। ऑप्शन फर्स्ट एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रमाबाई का मुख्य योगदान क्या था? विधवा और राम महिलाओं की शिक्षा। ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही। डी.के. कर्वे का पूरा नाम बताइए क्या है? धोंडो केशव कर्वे। ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही। डी.के. कर्वे किसके लिए प्रसिद्ध है? महिला शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध है डी.के. कर्वे। SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट कर्वे ने, यानी डी.के. कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में महिला शिक्षा के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या था? बताइए। सामाजिक कुरीतियां, गरीबी, अशिक्षा। क्या था? ऑप्शन डी। ये तीनों ही मेनली कारण थे महिला शिक्षा के विकास में सबसे बड़ी बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशनरियों का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में था? ऑप्शन फर्स्ट महिला शिक्षा में सबसे ज्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं और 20वीं सदी में महिला शिक्षा का उद्देश्य क्या था? जागरूकता, सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता या सभी? ऑप्शन डी सभी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता से पूर्व महिला शिक्षा का सबसे अधिक संबंध किससे था? बताइए। सामाजिक सुधार आंदोलनों से, उद्योग से, सैन्य व्यवस्था या कृषि से? ऑप्शन फर्स्ट, स्वतंत्रता से पूर्व जो महिला शिक्षा था उसका सबसे अधिक संबंध था सामाजिक सुधार आंदोलन। महिलाओं की स्थिति में ये लोग बहुत ज़्यादा सुधार करना चाहते थे। ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही। तो फ्रेंड्स, अब आपकी आती है यूनिट 4। देखिए, अब आप ये मत सोचिएगा कि हर यूनिट में इतने कम कम क्वेश्चन, इतने कम क्वेश्चन नहीं है। अभी आप आगे देखिएगा, मतलब पूरे आपके पेपर मैंने 400 से ज़्यादा क्वेश्चन लिए, आप उन 400 को देख के आइएगा
फिर कहिएगा कि आपका सिलेबस कवर हुआ है कि नहीं। ये तो मैं बस अभी आपको यूनिट वाइज कवर करा रही हूँ कि कवर हो जाए, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले वो कवर हो जाए, इसलिए मैंने यूनिट वाइज आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में दिए हैं मेन वो लिए हुए हैं। अभी आप देखिएगा आगे सारा आपका कवर हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। अब यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, NCWI, AIWC और जितने भी भारत में महिला संगठन है उन सबको आपको पढ़ना है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है आपका, NCWI का पूरा नाम क्या है बताइए। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, NCWI की स्थापना कब हुई, 1925 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, AIWC का पूरा नाम क्या है बताइए। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। फिर देखिए AIWC की स्थापना कब हुई थी, 1927 में। AIWC की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान था, मार्गरेट कजिन्स का। अगला क्वेश्चन देखिए, AIWC का मुख्य उद्देश्य क्या है, महिला शिक्षा, महिला अधिकार या सामाजिक सुधार। तो ये तीनों थे इसके मुख्य उद्देश्य, इसलिए सभी टिक करें आप। महिला संगठनों का उदय मुख्यतः किस काल में हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला संगठनों का सबसे बड़ा योगदान क्या था, शिक्षा, मतलब कि महिला शिक्षा या महिला की जागरूकता या अधिकारों के लिए आवाज। तो ऑप्शन डी ये तीनों था, महिला संगठनों का सबसे बड़ा योगदान इन तीनों चीजों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना यानी WIA की स्थापना कब हुई, तो 1917। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, महिला संगठनों ने सबसे अधिक किस मुद्दे पे काम किया था, शिक्षा, मताधिकार या सामाजिक सुधार। ऑप्शन डी सभी में। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रेंचाइजी का अर्थ है बताइए क्या। ऑप्शन बी मताधिकार। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं को सार्वभौमिक मताधिकार कब मिला बताइए। ऑप्शन सी 1950 में। अगर क्वेश्चन आ जाए ब्रिटिश भारत में तो आप करके आएंगे 1921। सिर्फ भारत आए तो 1950। बाकी ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा, अगर 1950 दे ही ना 1921 दे तो आप 1921 टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, महिलाओं के जो मताधिकार है उसकी मांग किससे जुड़ी है, राजनीतिक समानता से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता पे अधिक जोर देता है, कौन सा है। ऑप्शन 14, मतलब ऑप्शन बी आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है। ऑप्शन बी भेदभाव खत्म करने से, मतलब भेदभाव को रोकता है आपका, कौन सा, आर्टिकल 15। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है। तो ऑप्शन बी रोजगार में समान अवसर से, यानी लिंग के आधार पे आप ये नहीं कि ये रोजगार हम पुरुष को देंगे महिलाओं को नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो ये जो आर्टिकल 16 है वो रोजगार में सबको समान अवसर प्रदान करता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। यह आपसे पूछ सकता है, महिलाओं के अधिकारों के आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा था बताइए। समानता, न्याय, अधिकार, शिक्षा या मताधिकार। तो ये सभी जो महिला आंदोलन थे उनका ये सभी मुद्दे थे या सभी उद्देश्य थे, इसलिए टिक क्या करेंगे आप, एफ यानी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, महिलाओं के कानूनी अधिकारों से संबंधित प्रमुख मुद्दा क्या था बताइए। विवाह, संपत्ति, उत्तराधिकार। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, सभी थे, ये महिलाओं के कानूनी अधिकार से संबंधित थे। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने इतने सारे ऑप्शन क्यों दे दिए, मैं चाह रही थी कि एक क्वेश्चन में ही आपके सारे पॉइंट कवर हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगला क्वेश्चन है, हिंदू महिला अधिकारों में सुधार किससे जुड़ा है बताइए। ऑप्शन फर्स्ट हिंदू कोड बिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन्स राइट्स जो मूवमेंट है उनका संबंध किससे है बताइए। समानता और न्याय से, केवल शिक्षा या केवल विवाह या केवल संपत्ति और समानता और न्याय से। ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, वुमेन्स राइट्स जो मूवमेंट है उसका मतलब था समानता और न्याय। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय महिला अधिकार आंदोलन ने किस दिशा में समाज को बदला था बताइए। पितृसत्ता की चुनौती दी थी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई थी या कानूनों में सुधार किया था। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, सभी। जो महिला के लिए अधिकार आंदोलन थे उन ये तीनों पॉइंट उसमें आते हैं आपके। फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अब आया, आप ये समझिए इससे कम ये जितनी ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इससे 5 से 10 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। देखिए अब आप देखिए इसको, महिला भारतीय संघ वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में दिए हुए हैं ये पॉइंट, इसलिए पढ़िएगा जरूर, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। 5 से 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए इस वाले टॉपिक से, जितनी थ्योरी है और ज्यादा है भी नहीं बस।
ये देखिए, बस इतनी ही थ्योरी है, इसको देख लीजिए आराम से। फिर इससे सारे जो आपके एमसीक्यूज हैं टिक टिक बहुत आराम से हो जाएंगे। कहीं पे लिख लीजिए मनो तो। महिला भारतीय संघ वुमेन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1917 में। कहाँ हुई? अड्यार में, यानी मद्रास, चेन्नई में। इसके सदस्य कौन है? एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स। आप इन चारों नामों को आराम से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पेपर में ये चारों नाम पूछे जाते हैं। अब आप सोचिए इसकी पहली अध्यक्ष पूछा जा सकता है कौन होंगी, तो एनी बेसेंट। ये भारत का पहला राष्ट्रीय महिला संगठन था। WIA ने किस अधिकार के लिए सरकार से मांग की थी? महिला मताधिकार के लिए। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिला मताधिकार की मांग किसने की थी, तो आप करेंगे टिक WIA, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन। यह हिंदी जरूर पढ़ लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है इंग्लिश नहीं देता, सिर्फ हिंदी ऑप्शन में दे देता है। फ्रेंड्स, महिला संगठन में जो दूसरा संगठन आपको पढ़ना है वो है भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया। शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं NCWI। इसमें आपको सिर्फ 3 पॉइंट पढ़ने, इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई और किसने की। इसकी स्थापना हुई थी 1925 में, बॉम्बे में हुई थी, और की किसने थी? लेडी एबरडीन और लेडी मेहरबाई टाटा। ये पत्नी थी दोराबजी टाटा की। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। बहुत देखिए मिलते जुलते नाम है, इसलिए इनको लिख के जरूर याद करिएगा। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, AIWC, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। ये आपके सिलेबस में साफ साफ दिया है, इसलिए प्लीज पढ़िएगा, इसको छोड़िएगा मत, वरना फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है कि आप 80% 70% क्वेश्चन कर पाएंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। किसने की थी? मार्गरेट कजिन्स द्वारा की गई थी। स्थान पुणे में। मुख्यालय अब कर इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? महिलाओं की शिक्षा, विशेषकर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। अब इनके सदस्य देख लीजिए जो आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आज आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इसमें अखिल भारतीय महिला सम्मेलन से कौन संबंधित है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। मार्गरेट कजिन्स, कमला देवी चट्टोपाध्याय और एनी बेसेंट। ये जितनी भी संस्थाएं, इसमें बहुत सारी महिलाएं ऐसा ही है कि जो तीनों में भी है, कोई 2 में है, कोई 1 में। इसे लिख लेंगे तो आपको आराम रहेगी। महारानी चिमनाबाई गायकवाड़ 1927 में AIWC की अध्यक्ष बनी थी। अमृत कौर अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की संस्थापक सदस्यों में से एक थी, और कमला देवी चट्टोपाध्याय AIWC के सचिवों में से एक थी, मतलब ये सचिव बनाई गई थी। ये नहीं कह रही कि मैं ये पहली सचिव थी, सचिव जो बनाए गए उनमें से ये एक है। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये वाले पॉइंट हैं ये तो आपके इन संगठन से संबंधित नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, उससे संबंधित नहीं है। लेकिन जो ये संगठन आपको महिलाओं के संगठन है उनमें जो सदस्य है, जैसे एनी बेसेंट हुई, ये सरोजिनी नायडू हुई, मीराबेन हुई, ये सब इन संगठनों के सदस्य हैं, और उन सदस्यों से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। बस ये 3 पॉइंट ही आपको पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा चुके हैं पिछले पेपर में। जैसे असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस का त्याग करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल। अब आपको इन 2 नामों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जो आपकी जेंडर स्टडी है इसमें जनरली आपको महिलाओं के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन एनी बेसेंट के नाम से आपको बहुत परिचित होना पड़ेगा कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस का त्याग किसने किया था? एनी बेसेंट ने। सेकेंड पॉइंट है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 में हुआ था। इसमें भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने, मीराबेन ने और एनी बेसेंट ने। अब आप मीराबेन का थोड़ा असली नाम देख लीजिए। इनका असली नाम क्या था? मैडलिन स्लेट था, जो एक ब्रिटिश महिला थी और महात्मा गांधी की सबसे बड़ी अनुयायियों में से एक थी। गांधी जी ने इन्हें मीराबेन यानी मीरा बहन का नाम दिया था। अब एक और आपको संगठन पढ़ना है महिलाओं का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कम से कम हर साल क्वेश्चन आता है अगर जनरल स्टडी का पेपर है तो। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये जनवरी 1992 में स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। इसे क्वेश्चन पूछता ही ऐसे है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है वो किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए 1990 के तहत की गई थी। स्थापना कब हुई? 1992 में, लेकिन उसके पहले एक एक्ट लाया गया था 1990 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। NCW के कुछ उद्देश्य हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। वैसे तो देखिए महिलाओं के जितने भी संगठन हैं उनके कुछ उद्देश्य कॉमन है, जैसे कि समान अधिकार देना, महिलाओं में जो शोषण होता है उनको खत्म करना,
हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाना, उनको हर मामले में समान अवसर देना। लेकिन कुछ एक दो ऊपर नीचे भी है, इसलिए आप आराम से पढ़ लीजिए। एनसीडब्ल्यू का उद्देश्य क्या था? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, भारत में महिलाओं के अधिकारों और उनसे जुड़े मुद्दों जैसे हिंसा, दहेज, भेदभाव, उत्पीड़न का शिकार, राजनीतिक मामले, धार्मिक मामले, नौकरियों में महिलाओं की समान प्रतिनिधित्व, श्रम क्षेत्र में महिलाओं के शोषण जैसे विभिन्न विषय और उसके अवलोकन के दायरे में शामिल। मतलब बहुत सारे उद्देश्य हैं, आप देख लीजिएगा। फिर देखिए आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक जो आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। पहला आयोग इसका कब गठित किया गया था? 31 जनवरी 1992 को गठित किया गया था। आलोक रावत आईएएस राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले पूर्व सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, किसने 1889 में इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन और निराश्रित महिलाओं के लिए आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। पंडित रमाबाई ने। ये आपके सिलेबस में भी इनको दिया गया है कि पंडित रमाबाई का हर एक पॉइंट आपको रटा होना चाहिए। एक बार और इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। किसने 1889 में महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन और निराश्रित महिलाओं के लिए आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना की थी? किसने की थी? पंडित रमाबाई ने। कहाँ की थी? पूरे महाराष्ट्र में की थी। अब आप एक क्वेश्चन और देखिए, पूरे महाराष्ट्र में किसने आर्य महिला समाज 1881 में इसकी स्थापना हुई थी, किसने करी थी? पंडित रमाबाई ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पूना में पूना सेवा सदन 1909 की स्थापना किसने की थी? बताइए। श्रीमती रमाबाई दनाडे ने। महिला कल्याण को बढ़ावा देना व उनका उत्थान करना इनका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाया? किसने? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829। देखिए इसमें एक चीज और पूछता है, सती प्रथा जो निषेध अधिनियम था, ये संख्या पूछ लेता है। ये 17 संख्या आप याद रखिएगा। नियम 17 किसके काल में पारित हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। जनरली सिर्फ यही पूछता है कि सती प्रथा जो अधिनियम था वो किसने पारित किया? आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब किया? 1829 में। लेकिन अगर थोड़ा वो डीप में पूछेगा तो पूछ लेता है उसका जो अधिनियम है यानी जो उसकी संख्या है वो बताइए, तो 17। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्रता संग्राम में जो आपकी अरुणा आसफ अली है ये किस आंदोलन से संबंधित है? बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन से। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में झंडा फहराया था, राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? किसने फहराया था? अरुणा आसफ अली ने। अगला क्वेश्चन है आपका, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए। 26 जुलाई 1856। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी D.K. कर्वे ने। कब की थी? 1916 में। फ्रेंड्स, तो ये लगभग 1 घंटा हो चुका है, इसलिए मैं इस वीडियो को अब आपका यहीं पे रोकती हूँ। 120 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी इसके 2 वीडियो और आएंगे, आप उनको देख लीजिएगा। लगभग उसमें भी 120 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप कुल मिला के 450 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको उसमें करने हैं। आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, 1-2 बार वीडियो देखिएगा, आराम से आपके हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि 70 से 80% क्वेश्चन आपके इस पेपर वीडियो से आराम से आ जाएंगे। को इसके अलावा कहीं कोई क्वेरी हो या कहीं आपको लग रहा हो कुछ गलती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। आपको बहुत अच्छे से समझा भी दूंगी अगर कहीं कोई गलती होगी। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।